ये कहानी उस जमाने की है जब जिंदगी बहुत सीधी सादी हुआ करती थी। बात है सन 2002 की। मैं हर्ष तब मुश्किल से 14 साल का था और देहरादून के एक ठीक ठाक से स्कूल में पढ़ता था। मुझे क्या पसंद था? दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेलना, मम्मी के हाथ के बने राजमा चावल और अपने कुत्ते शेरू के साथ पास वाले पार्क में बॉल फेंकना। और जो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी वो था स्कूल। मतलब नफरत थी मुझे स्कूल से। पर मेरा एक जिगरी दोस्त था पीयूष, बस उसी की वजह से मेरा दिन कट जाता था। हम दोनों स्कूल के बाद एक ही बस से घर जाते थे। मेरा दिन कितना भी खराब गया हो, पीयूष के पास हमेशा कोई ना कोई ऐसी कहानी या चुटकुला होता था जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता था। पर एक दिन पासा पलट गया। अब पीयूष को किसी की जरूरत थी जो उसका मूड ठीक कर सके। हुआ यूं कि पीयूष स्कूल का सबसे सीधा साधा लड़का था। कभी लेट नहीं आता, होमवर्क हमेशा टाइम पर और लड़ाई झगड़े से कोसों दूर। एक दिन लड़कों के टॉयलेट से निकलते वक्त वो गलती से हमारे एक टीचर वर्मा सर से टकरा गया। वर्मा सर के हाथ में चाय का कप था और सारी गर्म चाय उनकी सफेद कड़क शर्ट पर गिर गई। पीयूष ने 100 बार माफी मांगी, लेकिन वर्मा सर का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो ऐसे चिल्लाने लगे जैसे पीयूष ने जानबूझकर उन पर हमला किया हो। बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई। वर्मा सर ने कहानी में नमक मिर्च लगाकर बताया कि पीयूष ने उन पर खौलती हुई चाय फेंकी थी। बस छोटा सा हादसा एक बहुत बड़ा हेल्थ एंड सेफ्टी का मुद्दा बन गया। प्रिंसिपल ने पीयूष को स्कूल से निकालने तक की धमकी दे दी। पीयूष के मम्मी पापा ने हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें की। आखिरकार सजा कम होकर 2 हफ्तों की रोजाना स्कूल के बाद 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास में बदल गई और साथ में 2 शनिवार को भी सुबह सुबह स्कूल आना था। पीयूष ने बताया कि उसके मम्मी पापा को यकीन था कि यह एक गलती थी, पर उन्होंने उसे समझाया कि बेटा, दुनिया हमेशा सीधी नहीं चलती, चुपचाप सजा काट लो और इस बात को यहीं खत्म करो। लेकिन पीयूष का बड़ा भाई विशाल इतना शांत रहने वालों में से नहीं था। विशाल भैया हमसे कोई 3 साल बड़े थे और उनका खून खौल रहा था। जब वो स्कूल में थे तब भी वर्मा सर से उनकी कभी नहीं बनी थी, और अब अपने छोटे भाई के साथ इतना अन्याय देखकर वो गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने हमसे वादा किया, बदला तो हम लेकर रहेंगे, लेकिन याद रखना, असली बदला वो होता है जो ठंडा करके परोसा जाए। उस वक्त मुझे उनकी ये फिल्मी लाइन समझ नहीं आई, तो उन्होंने समझाया कि देख, अगर हम आज ही रात को साइकिल पर जाकर वर्मा के घर पर सड़े हुए अंडे फेंकेंगे तो वो तुरंत समझ जाएगा कि ये काम किसने किया है। लेकिन अगर हम कुछ महीने इंतजार करें, उसे लगने दें कि तुम लोग सब भूल गए हो और फिर हमला करें, तो उसे हवा भी नहीं लगेगी कि ये किसने किया है। और उन्होंने हमले के लिए एक खास रात चुनी, होलिका दहन की रात। विशाल भैया ने बताया कि इस रात को वैसे भी लड़के लड़कियां थोड़ी बहुत मस्ती मजाक और शरारतें करते हैं। किसी के दरवाजे की घंटी बजाकर भागना, पुराने टायर जलाना। इस रात को होने वाली छोटी मोटी शैतानियों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। यह हमारे लिए परफेक्ट मौका था। विशाल भैया को बदला लेने के लिए थोड़ा वक्त इसलिए भी चाहिए था क्योंकि वो वर्मा सर को कोई छोटी मोटी चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। नहीं, मतलब शारीरिक चोट नहीं, विशाल भैया दिल के अच्छे थे। वो वर्मा सर को ऐसी चोट देना चाहते थे जो उन्हें अंदर तक तोड़ दे। सिर्फ अंडे फेंकने या टॉयलेट पेपर लटकाने से कुछ नहीं होने वाला था। कई हफ्तों सोचने के बाद एक शाम विशाल भैया ने अपना मास्टर प्लान हमारे सामने रखा। और यार, क्या प्लान था! वर्मा सर को पुरानी क्लासिक चीजों का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक विंटेज रॉयल इनफील्ड बुलेट खरीदी थी, जिसे वो अपने गैराज में 7 तालों में बंद रखते थे। वो बाइक उनकी जान थी, उनका गुरूर था। सुबह उठकर सबसे पहले वो उसे ही प्यार से साफ करते थे, और हम उसी बाइक को बर्बाद करने वाले थे। ये अक्टूबर की शुरुआत थी और हमने प्लानिंग शुरू कर दी। प्लान का पहला हिस्सा था वर्मा सर को दिमागी तौर पर परेशान करना। विशाल भैया ने अपने एक दोस्त पंकज को यह काम सौंपा। लगभग 3 हफ्तों तक पंकज रोज रात को अपनी साइकिल से वर्मा सर के घर जाता, जोर जोर से उनका दरवाजा पीटता और फिर तेजी से साइकिल चलाकर अंधेरे में गायब हो जाता। पंकज हमें रोज अपडेट देता कि कैसे वर्मा सर हर रात और ज्यादा चिड़चिड़े और गुस्सैल होते जा रहे हैं। होलिका दहन की रात आते आते तो हालत यह हो गई थी कि दरवाजा बजते ही वर्मा सर गालियां देते हुए सड़क पर भागते और पंकज को पकड़ने की कोशिश करते। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, बस अब होलिका दहन की रात का इंतजार था। 30 अक्टूबर की सुबह मेरे पेट में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी,
स्कूल में सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि भाई आज रात का क्या प्लान है, और मैं और पीयूष बस एक नकली सी मुस्कान के साथ कह देते कुछ नहीं यार, घर पर ही रहेंगे। मैंने उस दिन वर्मा सर को कॉरिडोर में देखा था और कसम से मेरे पहले एक पल के लिए मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे लगा कि अगर उन्होंने मुझे घबराया हुआ देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि हम कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। 3:30 बजे जब स्कूल की छुट्टी हुई तब जाकर मेरी जान में जान आई। शाम को 7 बजे मैं पीयूष के घर पहुंच गया। विशाल भैया, मैं, पीयूष और पंकज चारों वर्मा सर के घर से थोड़ी दूर एक गली में अपनी साइकिलों के साथ खड़े थे। बड़े लड़कों के साथ होने की वजह से मेरा सारा डर गायब हो गया था और मैं वर्मा सर की प्यारी बुलेट के टुकड़े टुकड़े करने के लिए बेचैन था। पंकज चुपके से वर्मा सर के गेट तक गया, जोर से दरवाजा पीटा और वापस भागा। लेकिन इस बार वो तुरंत भागा नहीं, उसने इंतजार किया जब तक वर्मा सर ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा खुलते ही पंकज चिल्लाया, पकड़ सको तो पकड़ लो मोटे, और फिर उसने पूरी ताकत से पैडल मारे। वर्मा सर पागल हो गए। वो गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हुए दौड़े, लेकिन इस बार अपनी बाइक की तरफ नहीं बल्कि अपनी रोज चलाने वाली मारुति 800 की तरफ। उन्होंने तेजी से कार बैक की और पंकज के पीछे सड़क पर निकल गए। हम खुशी से उछल पड़े। प्लान कामयाब हो गया था, पर हमें पता था कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट है। हम दौड़कर वर्मा सर के गैराज की तरफ भागे। विशाल भैया ने अपने बैग से एक मोटा तौलिया निकाला। पीयूष ने उसे गैराज की छोटी सी साइड वाली खिड़की पर पकड़ा और विशाल भैया ने घूसा मारकर शीशा तोड़ दिया। तौलिए की वजह से आवाज ज्यादा नहीं हुई। हमने बचा हुआ कांच हटाया और एक एक करके अंदर कूद गए। अंदर घुसते ही विशाल भैया ने लाइट जलाई और लाइट जलते ही हमारे होश उड़ गए। गैराज खाली था, वहां कोई बाइक नहीं थी। हम यकीन नहीं कर पा रहे थे। महीनों की प्लानिंग, इतनी मेहनत, सब बर्बाद। हमें लगा अब क्या करें। मैंने कहा कि चलो निकलते हैं, जाते जाते घर का कोई शीशा तोड़ देंगे। पीयूष को भी ये ठीक लगा, पर विशाल भैया मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, नहीं, इस गैराज में जरूर कुछ ऐसा होगा जिसे तोड़ने या चुराने से वर्मा को दुख हो। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तभी पीयूष की नजर एक कोने में रखे पुराने फौजी टाइप के लोहे के संदूक पर पड़ी। उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उसे देखते ही विशाल भैया की आंखों में एक चमक आई। उन्हें लगा कि शायद इसमें वर्मा सर की कोई पुरानी कीमती चीजें होंगी। पास ही में औजारों की रैक पर एक पुराना जंग लगा हुआ बोल्ट कटर टंगा हुआ था। विशाल भैया और पीयूष ने मिलकर जोर लगाया और एक खटाक की तेज आवाज के साथ ताला टूट गया। उन्होंने संदूक का ढक्कन खोला और अंदर देखने लगे। मैं उनके कंधों के ऊपर से झांक रहा था। अंदर सिर्फ सफेद लिफाफे भरे पड़े थे जिनमें हाथ से लिखे हुए पुराने खत थे। कुछ छोटी मोटी ज्वेलरी भी थी जिसे पीयूष ने चुपके से अपनी जेब में डाल लिया। फिर विशाल भैया ने एक फ्रेम की हुई तस्वीर निकाली। उसमें एक जवान लड़की की फोटो थी। साथ ही एक छोटी सी कांच की शीशी थी जिसमें भूरे बालों का एक गुच्छा रखा हुआ था। मुझे लगा कि शायद वो लड़की वर्मा सर की कोई भतीजी वगैरह होगी, क्योंकि जहां तक हमें पता था उनका अपना कोई परिवार नहीं था। लेकिन विशाल भैया ने कुछ सेकंड तक उस तस्वीर को घूरा और फिर ऐसे झटके से उसे वापस संदूक में फेंक दिया जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पीयूष ने पूछा, क्या हुआ भैया? विशाल भैया ने कांपती हुई आवाज में कहा, ज्वेलरी वापस रख दे, जल्दी। पीयूष ने वजह पूछी, लेकिन विशाल भैया टूटी हुई खिड़की की तरफ भागे और बोले, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, अभी। उनकी आवाज में इतना डर था कि हमने कोई सवाल नहीं किया। हम खिड़की से बाहर कूदे और अपनी साइकिलों की तरफ भागे। विशाल भैया ने बस इतना कहा कि मेरे पीछे रहना और जब तक मैं ना रुकूं, रुकना मत। और फिर हम ऐसे साइकिल भगा रहे थे जैसे हमारी जिंदगी दांव पर लगी हो। काफी देर बाद जब हम शहर के दूसरे छोर पर एक सुनसान जगह पहुंचे तब विशाल भैया रुके। हम तीनों हाफ रहे थे। मैंने और पीयूष ने पूछा कि आखिर बात क्या थी, उस लड़की की तस्वीर में ऐसा क्या था कि वो इतना डर गए। तब विशाल भैया ने जो बताया उसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि चूंकि वो हमसे कुछ साल बड़े थे, उन्हें कुछ पुरानी बातें याद थीं। कई साल पहले मसूरी की पहाड़ियों में एक लड़की लापता हो गई थी। उसकी बहुत तलाश हुई, अखबारों में हर दिन उसकी तस्वीर छपती थी। वो लड़की कभी नहीं मिली और वर्मा सर के संदूक में मिली तस्वीर वो उसी लापता लड़की की थी। पीयूष बहस करने लगा, भैया आपको पक्का यकीन है? मुझे हो सकता है कोई और हो। लेकिन विशाल भैया 110% श्योर थे। उन्होंने कहा, वही चेहरा, वही आंखें, मैं कभी नहीं भूल सकता। और वो बालों का गुच्छा, वो ज्वेलरी, वो सब उसी लड़की का था। मैं सच में यकीन नहीं कर पा रहा था। मेरा दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि हमारा एक टीचर एक कातिल हो सकता है। ये सब तब असली लगा जब विशाल भैया पास के एक पीसीओ बूथ में गए,
100 नंबर डायल किया और बिना अपना नाम बताए पुलिस को वर्मा सर के घर में मिले संदूक के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो वहां कैसे पहुंचे, बस इतना कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। पता देने के बाद उन्होंने फोन काटा और फिर से निकल पड़े। उस पुलिस कॉल ने उस रात के मजाक को एक भयानक हकीकत में बदल दिया था। हमें लगा था कि कुछ ही घंटों में वर्मा सर के घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां होंगी, शायद टीवी वाले भी आ जाएंगे, पर कुछ नहीं हुआ। बस एक हवलदार आया, गैराज में इधर उधर देखा और ये सोचकर चला गया कि होलिका दहन की रात को कोई शरारती बच्चा मजाक कर रहा है। हमने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। हमने वर्मा सर को आगाह कर दिया था। जब तक पुलिस ने गंभीरता से सोचना शुरू किया होता, तब तक वर्मा सर ने वो संदूक और सारे सबूत कहीं गायब कर दिए होते। अगले कुछ हफ्ते मैं डर के साए में जिया। मैं वर्मा सर की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता था। मुझे लगता था कि वो मेरा चेहरा देखकर ही सब समझ जाएंगे। और फिर क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जब स्कूल दोबारा खुला तो असेंबली में घोषणा हुई, वर्मा सर हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे थे। सिर्फ स्कूल ही नहीं, देश छोड़कर जा रहे थे। उन्हें दुबई के एक इंटरनेशनल स्कूल में नौकरी मिल गई थी। प्रिंसिपल साहब तो ऐसे उनकी तारीफ कर रहे थे जैसे वो कोई बहुत बड़ा तीर मार कर जा रहे हों। लेकिन सिर्फ हम 4 लोग जानते थे कि वर्मा सर असल में भाग रहे थे। विशाल भैया ने बताया कि भारत की दुबई के साथ उस वक्त कोई पक्की प्रत्यर्पण संधि नहीं थी। मतलब अगर कल को उनके खिलाफ कोई सबूत मिल भी जाता तो दुबई की सरकार उन्हें वापस भारत नहीं भेजती। और सबसे बुरी बात, ये सब हमारी वजह से हुआ था। अगर हम सिर्फ उनकी बाइक तोड़ देते तो शायद पुलिस छानबीन करती और उन्हें वो संदूक मिल जाता। लेकिन होलिका दहन की रात को एक गुमनाम फोन करके हमने सिर्फ वर्मा सर को भागने का मौका दे दिया। हमने एक कातिल को आजाद कर दिया। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो शर्म और अफसोस से भर जाता हूं। लेकिन सबसे बुरा हाल विशाल भैया का हुआ। ये प्लान उनका था, इसलिए सारा दोष उन्होंने खुद पर ले लिया। जैसे जैसे वो बड़े हुए वो शराब में डूबते चले गए। 30 साल की उम्र तक वो एक बेरोजगार शराबी बन चुके थे। लोग उन्हें एक नकारा इंसान समझते थे जो दुनिया की जिम्मेदारियों से भागता है। पर मैं और पीयूष जानते हैं कि वो किसी जिम्मेदारी से नहीं भागे। वो उस शर्म और अपराध बोध से भागे जिसने उन्हें अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर दिया था। वही अपराध बोध जिससे मैं और पीयूष